हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रेजोनेंस इन एलसीआर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो इससे पहले कि मैं रेजोनेंस शुरू करूं, थोड़ा सा रेजोनेंस का एक ब्रीफिंग। वैसे मैंने एक वीडियो इस पे बना के डाला है, आई होप आपने देखा होगा। काफी डिटेल मैंने उसमें रेजोनेंस समझाया है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने आज पहली बार इस वीडियो को देखना है उनके लिए कि देखो, हर चीज की अपनी एक क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर उस फ्रीक्वेंसी के क्लोज जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी उसको मिल जाए तो वो जो सिस्टम है वो रेजोनेंस करने लगता है। यानी उसमें क्या होता है, एक जबरदस्त एम्पलीट्यूड क्रिएट हो जाता है, एक बड़ा एम्पलीट्यूड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। बाकी डिटेल के लिए आप मेरा वीडियो जो है रेजोनेंस का, आप उसको देखिए, काफी डिटेल मैंने करवा रखा है। ओके, तो मैं कह रहा था कि हाँ, तो एलसीआर में रेजोनेंस, तो जो एलसीआर सर्किट होता है इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। वो क्या खासियत है कि ये सर्किट रेजोनेंस क्रिएट कर सकता है। और रेजोनेंस में क्या होता है उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, लिखेंगे व्हेन द सोर्स, यानी आपका एसी जो सोर्स है, फ्रीक्वेंसी मैचेज विथ एलसीआर सर्किट फ्रीक्वेंसी, या इसके क्लोज भी आ जाए, हम तो मैचिंग की बात करेंगे, रेजोनेंस अकर। वही बात है कि जो आपका एल, सी और आर ये सर्किट हो गया और इसमें हमने लगा रखा है अपना एसी वोल्टेज। ये अपना एसी, दिस इज योर सोर्स और दिस इज योर बेसिक एलसीआर सर्किट। ये मेरा एल, ये मेरा सी, ये मेरा आर। अब इतना आपको पता होगा, या मेरे उस लेक्चर में आप देखेंगे कि मैंने ये समझाया है कि दुनिया में हर चीज का, इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस एलसीआर सर्किट का भी अपना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। जब इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये एसी जो सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो क्या होता है, रेजोनेंस क्रिएट होता है। और रेजोनेंस का मतलब होता है कि एक बड़ा रिजल्ट आता है। कहो सर, इस सर्किट में क्या रिजल्ट आएगा? तो सर्किट में रिजल्ट क्या आएगा, जो इसमें करंट मेरा फ्लो कर रहा होता है वो ह्यूज यानी मैक्सिमम हो जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट या रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। मतलब जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट कंपोनेंट्स की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो सर्किट में एक ह्यूज करंट क्रिएट होता है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम इसको अब डिस्कस करेंगे कि करंट क्या होगा, इसमें कंडीशंस क्या होंगे और इसके थोड़े ग्राफ्स वगैरह और इसका यूज, कि आखिर बिना यूज का हम क्यों पढ़ेंगे, कुछ तो इसका यूज होगा। तो ये काफी यूजफुल है, हम उस यूज को पढ़ेंगे और इस तरीके से अपना ये टॉपिक आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम करेंगे कि ये कंडीशन हम कहां से क्रिएट करें जिससे रेजोनेंस हो। तो हमें पता है, हमने अभी अभी कहा कि एट रेजोनेंस जो मेरा करंट है, करंट शुड बी, बोलिए क्या, मैक्सिमम। आखिर यही तो एम्पलीट्यूड बड़ा होने का मतलब हुआ। यानी रेजोनेंस जब भी सर्किट में होगा उसका एक ही मतलब होता है कि उस सर्किट में करंट अपने सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, टॉपेस्ट पॉइंट पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, यानी मैक्सिमम होगा। और करंट क्या होता है एलसीआर में? तो करंट किसी भी सर्किट में I इक्वल टू होता है V/R, यही होता है। लेकिन चूंकि ये मेरा L, C
आर सर्किट है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि इसमें जो मेरा रेजिस्टेंस नेट होता था उसको आर नहीं लिखते थे, उसको क्या लिखते थे, उसको हम लोग जेड लिखते थे। इंपीडेंस, इंपीडेंस पीछे का वीडियो देखिए, इस लेक्चर का पूरा डिटेल मैंने समझा रखा है। इंपीडेंस यानी द नेट रेजिस्टेंस कह सकते हो इस एलसीआर का कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज में, ये आपका जेड होता है इंपीडेंस। तो यहां पे हम आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे कि करंट मेरा होता है V बाई जेड। अब जेड इंपीडेंस क्या होता है, याद कीजिए, इसका क्या फॉर्मूला हमने प्रूव किया था इंपीडेंस का, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक चीज मैं बता देता हूं, कुछ बच्चे एक्सएल माइनस एक्सी लिखते हैं, कुछ एक्सी माइनस एक्सएल लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, आप ऐसे देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं लिखता हूं b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई फर्क नहीं आता है, आप एक्सी माइनस एक्सएल लिखिए या एक्सएल माइनस एक्सी लिखिए। ये इतना कह सकते हैं कि अगर मेरा एक्सएल बड़ा है तो वो मेरा इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा। मेरा जो एलसीआर है अगर उसमें मेरा एक्सएल बड़ा है, यानी मेरा वीएल बड़ा है, वोल्टेज एल बड़ा है, तो दिस सर्किट अल्टीमेटली बिहेव्स लाइक योर प्योर इंडक्टिव सर्किट। अगर एक्सी बड़ा है यानी वीसी बड़ा है, तो उस केस में यह सर्किट मेरा बिहेव करेगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट जैसा। तो ये आप एक्सी माइनस एक्सएल कहीं लिखा हो या कहीं एक्सएल माइनस एक्सी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना या गलत मत समझना कि यार हमने तो एक्सी माइनस एक्सएल पढ़ा था, फलाने ने एक्सएल माइनस एक्सी लिखा। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां देख लो, जो मैथ का मेरा रिलेशन है उससे कोई फर्क नहीं है, सेम है, ठीक है। एनीवे, अब हमने देखा जो जेड होता है वो मेरा होता है दिस, और मैंने यहां क्या लिखा है, करंट शुड बी मैक्सिमम। अब करंट मेरा मैक्सिमम कब होगा, इसको मैं मिटाता हूं। ये अपना करंट है, बहुत गौर से समझना कि ये मेरा करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये मेरा मिनिमम, देखो V तो मेरा कांस्टेंट है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज जो है, यहां का वोल्टेज जो है तुम्हारा V, ये तो फिक्स है, इसको कम ज्यादा हम कर नहीं सकते हैं, तो ये तो मेरा फिक्स है। अब मुझे अगर करंट को बड़ा करना है, हमें Z को छोटा करना पड़ेगा, तभी तो करंट मैक्सिमम यानी बड़ा होगा। कंडीशन समझ रहे हो? तो क्या है कि अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो एक कंडीशन है जिसमें मेरा जेड मैक्सिमम हो सकता है, वो क्या हो सकता है, यहां मैं लिख सकता हूं फॉर, अच्छा, एट रेजोनेंस करंट शुड बी मैक्सिमम। इट मीन्स, हम ऐसे लिखेंगे, इट मीन्स जेड शुड बी क्या, मिनिमम, राइट, जेड मिनिमम होना चाहिए। अब Z का अगर आप फॉर्मूला को गौर से देखिए तो ये मिनिमम कब होगा, देखो हम इसमें से R, XC या XL किसी को खत्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं किसी को हटा देंगे सर तो चलो कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तीनों को लेके चलना है, तो किसी को हटा भी नहीं सकते। अब अगर आप दिमाग लगाओ तो आपके पास एक रास्ता है कि अगर मैं XC और XL को अगर मैं इक्वल कर दूं तो ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका Z जो है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं कि अब हमने देख लिया कि फॉर मिनिमम जेड, फॉर मिनिमम जेड कंडीशन हमने क्या डिराइव कर लिया, एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल। यही सबसे बड़ा इसका पहला रिजल्ट हमने प्रूव किया कि रेजोनेंस के लिए जो पहला बेसिक कंडीशन है एलसीआर सर्किट में, वो है कि आपका XC इक्वल्स टू XL दोनों बराबर होनी चाहिए। ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म मेरा जीरो हो जाएगा,
तो z जो है मेरा अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा, मतलब z इक्वल्स टू आर हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा। जब मेरा z मिनिमम होगा तो मेरा करंट जो है वो मैक्सिमम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर योर रेजोनेंस। क्या? तो XC शुड इक्वल्स टू XL। ठीक है बच्चों, चलिए अब सारी कहानी इसी कंडीशन से शुरू होती है, क्या? XC इक्वल्स टू XL। तो मैं इन सबको मिटाता हूं। अब देखिए इसको हम कैसे आगे लेके चलेंगे। बहुत आसान है, केवल इसको आप ढंग से समझ के इसको आप करेंगे। इसको आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट करते रहना। तो हमने लिखा रेजोनेंस के लिए XC इक्वल्स टू XL होना चाहिए। ठीक है, अब XC क्या होता है? 1/C ओमेगा, और XL क्या होता है? L ओमेगा। यही फॉर्मूला है। एक काम हम करेंगे, हम जिस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ओमेगा की, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होएगी, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है। तो हम इस ओमेगा में कुछ स्पेशल लगा देते हैं। यहां पे कुछ लोग ओमेगा आर भी लिखते हैं, वो भी सही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एनसीईआरटी में नॉट लगाया गया है, और मैं भी नॉट ही, मुझे भी पसंद है नॉट, बहुत जगह मैंने नॉट ही देखा है। तो आपको जो पसंद हो आप ये भी लिख सकते हो। मैंने नॉट लिखा है, मतलब एक ही बात हो गई। ये क्या हो गई? आपकी स्पेशल फ्रीक्वेंसी जिसमें आपका रेजोनेंस होता है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये ओमेगा इधर गया तो मेरा ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया, और ये एल नीचे आ गया तो ये 1/LC हो गया। दिस विल गिव ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/√LC आ गया रिक्वायर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये दिस इज रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन कह सकते हो, जिससे पूरी कहानी शुरू हुई। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का फॉर्मूला लिखते हैं। हियर ओमेगा नॉट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना? इसी फ्रीक्वेंसी पे, मतलब अगर मैं एलसी सर्किट में जो करंट सप्लाई हो रहा है एसी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैं इतना कर दूं 1/√LC, तो आपका जो सर्किट है वो रेजोनेंस में आ जाएगा, और यू विल गेट द मैक्सिमम करंट। आपको क्या मिलेगा? आपको एक मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, आसान है, समझ में बात आ रही है? चलिए गुड। तो अब क्या करें इसमें, ये अपना ओमेगा नॉट आ गया, तो थोड़ा सा अब इसमें क्या करते हैं कि अब हम थोड़ा सा ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसा इसका ग्राफ बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसको मैं मिटा दूं, इसको आप लिख लेना, वीडियो को थोड़ा रोक करके इसको आप लिख लेना। अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका, किसका? तो करेंट वर्सेस आपका ग्राफ बनाना है ओमेगा का, करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ मेरा बनेगा, ये ग्राफ कुछ मैं देखो, मैं पहले ग्राफ बना के फिर इसको समझाऊंगा क्यों ऐसा बना है। ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। क्वेश्चन ऐसा क्यों बना? तो मैंने कहा कि एक जगह एक खास फ्रीक्वेंसी पे, जिसको कि हम ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हमारा करंट जो है वो अपना मैक्सिमम है, आई नॉट से भी ज्यादा मैक्सिमम करंट हमें मिल रहा है, और उस फ्रीक्वेंसी से पहले वाली वैल्यू पे भी और उसके बाद वाले वैल्यू पे भी जो हमारा जो करंट का अमाउंट है वो बहुत कम आ रहा है। तो रेजोनेंस में तो यही होता है। मैंने रेजोनेंस वाले अपने वीडियो में ये समझाया था आपको कि ये बिहेव क्यों करता है। अब थोड़ा और डिटेल में जाना है तो हमें उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या समझना, ओमेगा और जेड का रिलेशन। जेड क्या होता है अगर गौर से देखिए, दोबारा मैं लिखता हूं, आर स्क्वायर प्लस XC या XL जो भी लिखो माइनस XL का होल स्क्वायर। आर तो कांस्टेंट है। अब XC और XL जो है इसमें ओमेगा होता है, तो हम लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। XC क्या हो मेरा 1/C ओमेगा, XL मेरा क्या होता है L ओमेगा।
का होल स्क्वायर है, तो आप मोटा मोटी मान लीजिए कि वो होल स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो हम इसको ऐसे लिख दिया। तो इस टाइप के फंक्शन में जब हम ग्राफ जेड और ओमेगा का ड्रॉ करेंगे, तो आप इतना डिटेल में नहीं जाओ, वो एक अलग पार्ट हो जाता है मैथमेटिक्स का। नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको चीज समझ में वैसे भी जल्दी आ जाएगी। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगी। अब बताता हूं ऐसे क्यों आती है ग्राफ। कहा कि ओमेगा जब बहुत छोटा होगा उस केस में भी जेड की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ओमेगा जब कम है, इधर लेफ्ट को है, तब भी मेरा जेड ज्यादा है। जैसे जैसे हम ओमेगा को बढ़ाएंगे जेड की वैल्यू घटती जाएगी, तो जेड की वैल्यू घटती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट पे आकर के यहां तक तो आपका जेड घटेगा। इसके बाद अगर आपने ओमेगा की वैल्यू को और आगे बढ़ाया तो दोबारा आपका जेड बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो आपको यहां से इस इक्वेशन को जब आप इसका ड्रॉ करेंगे, आप वो क्या कहते हैं ग्राफ पेपर पे, तो आपको बड़ी आसानी से आपको ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इंपीडेंस होता है और जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। और जो सबसे कम वैल्यू आई है आपका, ये जेड की वैल्यू सबसे कम जो आई है वो कहां आती है, तो मैंने कहा था रेजोनेंस पे सबसे कम जेड होता है, तो यहां पे हमारा सबसे कम आया है। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारा ओमेगा बढ़ रहा है, शुरुआत में मेरा जेड कम होता गया। तो जेड अगर मेरा कम होगा तो मेरा करंट क्या होता है, V बाय जेड ही तो फॉर्मूला होता है करंट का कहीं भी। तो जब जेड की वैल्यू घटेगी तो मेरा करंट मेरा बढ़ेगा। तो देखो जैसे जैसे मेरा ओमेगा बढ़ रहा है, मेरा करंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन ओमेगा नॉट पे मेरा जेड मिनिमम है, तो मेरा करंट मैक्सिमम होगा। तो ओमेगा नॉट पे मेरा करंट मैक्सिमम है। अब इसके बाद फिर मेरा जेड बढ़ना शुरू हो गया, तो जेड जब फिर बढ़ेगा तो आई फिर कम होगा, तो ओमेगा नॉट के बाद मेरा फिर आई कम होता चला गया, राइट। ठीक है, क्लियर। तो ये था कि क्यों ऐसा ग्राफ हुआ। तो मैंने इसको समझाया आपको जेड ओमेगा के कर्व से कि जेड इस कनेक्टेड है आई से, और जब हम आई और ओमेगा की करेंगे तो ये आपका ग्राफ आएगा। तो यही था आपका रेजोनेंस का क्या होता है, उसका कंडीशन क्या था, एक्स इक्वल्स टू एक्सएल। उससे हमने ओमेगा नॉट का निकाला फॉर्मूला, और फिर हमने ये ग्राफ, हमने रेजोनेंस का जो कॉमन ग्राफ है, बेसिक ग्राफ है, यही ग्राफ होता है, हमने बनाया। और उस बेसिक फ्रीक्वेंसी, स्पेशल फ्रीक्वेंसी कहो, जिसको कि हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा है, उस पे आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है बेटा। तो कुछ सर बहुत कुछ आपने करवा दिया, अब क्या करें, तो कहा हाँ अब करते हैं, इसके थोड़ा सा आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या है। बहुत आसान टॉपिक है, आपको थोड़ा भी इसमें ये नहीं लग रहा होगा कि सर मुश्किल है। एनीवे, तो अब इसमें आता है एक चीज और, आप गौर से देखिए कि अगर हमने जब इंपीडेंस ट्राइंगल खींचा था, ये अपना फाई था, ये आर था, ये जेड था, ये एक्सी माइनस एक्सएल, इसको हमने लिखा था, ये लिखा था हमने। अब क्या था, अगर हम लिखें कॉस फाई इक्वल टू क्या था, आर बाई जेड। ठीक है। और एक चीज हम यहां पे दोबारा लिख देते हैं कि एट रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो, एट रेजोनेंस हमारा जेड यानी इंपीडेंस क्या हो गया था, याद करो, एक्सी एक्सएल तो 0 हो गया था, तो बचा क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर, तो सीधा आपका बच्चा आर। यानी रेजोनेंस वाले कंडीशन में आपका जेड जो है वो प्योर आर हो जाता है। मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एट रेजोनेंस योर LCR सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है ना। केवल आर उसमें बचता है, एक्सएल और एक्सी तो कैंसिल आउट, गई कहानी उसकी खत्म। तो हमारा जो रेजोनेंस पे है, जो इंपीडेंस होता है वो आपके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। क्यों, एक्सएल और एक्सी कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारा जो सर्किट को हम कह सकते हैं, हमारा सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करता है रेजोनेंस पे। एनीवे, तो जब मेरा कॉस फाई आर बाय जेड होता है, अब देखो तुम्हारा आर और जेड तो बराबर, तो ये तुम्हारा हो गया 1, यानी एट रेजोनेंस ये तुम्हारा दूसरा या तीसरा तुम कहो रिजल्ट इंपॉर्टेंट,
कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर cos फाई, याद कीजिए cos फाई पावर फैक्टर, पीछे की वीडियोस को देखिए एसी के जो मैंने करवा रखा है, cos फाई पावर फैक्टर 1 हो गया, यानी इट बिकम्स यूनिटी। क्या है, 1 को लिखते हैं यूनिटी। अब कौन सर आपने 1 लिखा, ये यहां पे यूनिटी क्यों लिख दिया? तो मैंने यूनिटी इसलिए लिखा है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो, आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। मतलब कहा कि एग्जाम का जब आप पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, 10 इयर्स देखेंगे, तो कई ऐसे सारे क्वेश्चंस उन्होंने एलसीआर सर्किट रेजोनेंस पे पूछा है जिसमें उन्होंने रेजोनेंस वर्ड को यूज नहीं किया है। उन्होंने क्या एक जबरदस्त चालाकी करी है, उन्होंने क्वेश्चन में डाल दिया कि ये फलाना फलाना फलाना, व्हेन योर पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी, व्हेन योर पावर फैक्टर्स बिकम यूनिटी। अब जिन बच्चों को यह पता है कि पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब होता है रेजोनेंस, फिर तो वो तुरंत चुटकी में पकड़ लेंगे कि ये क्या कह रहा है। ये एक्चुअली कह रहा है योर एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस। तो उन्होंने सीधा नहीं कहा, तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि योर पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। ध्यान रखना, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बच्चे से फंसते हैं। तो बी केयरफुल कि अगर पावर फैक्टर cos फाई यूनिटी 1 लिखा हो, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, योर एलसीआर सर्किट जो है वो आपका रेजोनेंस में है। उसके बाद इसके जो भी रूल्स हैं, जो भी फॉर्मूला है, जो भी रिलेशंस हैं, आप उसको बड़े मजे से यूज कर लोगे, तुम्हारा प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर यूनिटी ही नहीं समझा तो कहानी आपकी वहीं फंसी रह जाएगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए, तो Z इक्वल्स टू R, उससे मेरा cos फाई आ गया 1 यानी यूनिटी। तो ये एक रिलेशन आ गया कि हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो 1 हो जाता है। अब इससे एक चीज और सामने आ गई, अगर मेरा cos फाई 1 है तो cos 1 कब होता है? जब एंगल 0 होता है, यानी आपका जो फेज डिफरेंस है, याद करो एसी में फेज डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, किसके किसके बीच का? वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है, डिफरेंस होता है, वही आपका फेज डिफरेंस होता है। तो वो आपका 0। क्यों? cos फाई 1, तो फाई इक्वल्स टू 0, यानी द करंट एंड वोल्टेज, अब लिख सकते हो करंट एंड वोल्टेज क्या मूव्स या रन्स या जो भी लिखो, मूव्स टुगेदर, ना आगे ना पीछे। कब? जब आपका रेजोनेंस हो सर्किट में। क्यों? फेज डिफरेंस 0। जब फेज डिफरेंस 0 तो ऑब्वियसली करंट और वोल्टेज साथ साथ चलेंगे। मतलब वही पुरानी बात, ऐसे वोल्टेज और ऐसे ऐसे करंट चलेगा, ये मेरा वोल्टेज, ये करंट। अब तो आपको ये पता होगा, ये तो बहुत अब हमने कई बार किया इसको। तो एक एक करके मैं पॉइंट्स को आपको डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हमने XC इक्वल्स टू XL किया, उससे हमने फ्रीक्वेंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, वो हमने निकाला अंडर रूट LC। एक चीज मैं साथ साथ यहां बता भी दूं कि रेजोनेंस के लिए सर्किट में आपका L और C का होना बहुत जरूरी है। R हो तो भी सही है, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन L और C पक्का होना चाहिए। R तो देखो सर्किट्स में होते ही हैं, वैसे जो प्रैक्टिकल सर्किट्स होते हैं। मतलब रेजोनेंस जो है वो L और C यानी इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से होता है। अगर किसी सर्किट में मान लो कि L R सर्किट है यानी C नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो सकता है। या आपका RC सर्किट है, L नहीं है, तो भी रेजोनेंस नहीं होगा। सर्किट में L और C का होना मस्ट है अगर आपको रेजोनेंस चाहिए तो। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। फिर हमने रिलेशन, ये Z वाला तो पता ही था। फिर हमने ये इंपीडेंस ट्राइंगल से हमने cos फाई को निकाला, U1 यानी यूनिटी होता है, और इससे अपना फाई निकल गया 0 होता है, यानी फेज डिफरेंस नहीं होता है। मतलब करंट और वोल्टेज अपना साथ साथ मूव करते हैं सर्किट में। तो चीजें समझ में आ रही है। एक एक चीज को मैं बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक हम लोग का हो गया। अब है कि सर आपने ये बना, तो बेसिक है जो आपका, मैं कहूं तो आपका बेसिक जो है रेजोनेंस आपका इतना ही था। थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ा सा ये करेंगे कि इसका यूज क्या है, प्लस एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। चलिए मैं उस पर आता हूं, इसको मैं हटा दूं।
जो छोटे छोटे पॉइंट्स है और इसका यूज बहुत बोर्ड्स में पूछता है और आना भी चाहिए भाई। हम इसको जो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमें यूज पता होगा तभी तो हम इसको ढंग से पढ़ेंगे कि हाँ अरे यार ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसको तो करना चाहिए था, है ना। तो हमने बेसिक कर लिया। अब है आपका कि एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स। मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं शुरू से। जो सबसे पहला अपना सर्किट था वो क्या था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उसमें आर और ओमेगा का ग्राफ कैसा था, क्योंकि आर ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता तो बिल्कुल कांस्टेंट था, बिल्कुल आर कांस्टेंट था मेरा। क्लियर। फिर मेरा आया प्योर कैपेसिटिव सर्किट सी वाला, तो इसका मेरा ओमेगा और एक्स सी, इसका तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता था। ये कैसा था, तो इनवर्स रिलेशन था, तो ऐसा था। फिर मेरा आ गया प्योर इंडक्टिव यानी इंडक्टर वाला सर्किट, तो इसका हमारा कैसा था, इसमें था एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैसा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। फिर हमने कर लिया एल सी और आर, एल सी आर सर्किट अभी किया था। और अभी अभी हमने बताया आपको इसका जो ओमेगा और जेड होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो देखो आपका रिवाइज हो गया, प्योर आर, प्योर सी, प्योर एल और एल सी आर। ये इसका रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस कह लो, ये इसका रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस, ये रिलेशन था। अब अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पे, तो एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा, जब हमारा ओमेगा नॉट होता है यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है तो जेड जो है मेरा वो आर के बराबर हो जाता है और एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल होता है। तो इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ मैं आपको खींच के दिखाऊंगा, बहुत मजेदार ग्राफ है। जस्ट आप इसको एंजॉय कीजिए, इस ग्राफ को देख कितना बढ़िया ये ग्राफ है। मैं थोड़ा सा मिटाता हूं ये फिगर्स, तो बढ़िया दिखे आपको। ये आपने देख लिया, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिवीजन एकदम चुटकी में यूं होगा, कहीं आपको एसी में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप केवल इस मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में जाके मुझे लिखेंगे, मैं उसको एड्रेस करूंगा, ठीक है। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं उसको देख सकूं, ओके। तो हमें अब देखो एक सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ बनाना है इस चैप्टर का, बहुत इंटरेस्टिंग अल्टीमेट ग्राफ है ये मेरा ओमेगा, ये मेरा रेजिस्टेंस का वो ग्राफ है, आर में है ये, यानी आर एक्सी एक्सएल जेड सबको हम इस पे मानेंगे और ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो सबसे पहला जो मेरा आर होता है बिल्कुल स्ट्रेट मैंने खींच दिया, मैंने यहां पे लिखा ये मेरा आर हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल पैरेलल। आपने अभी जो मैंने अभी मिटाया आपसे देखा होगा। फिर मैंने खींचा था एक्सी का, किसका खींचा था, एक्सी का, तो वो तो मेरा इनवर्स ग्राफ था ऐसे। किसका था ये, एक्सी का, ध्यान देना किसका था, एक्सी का। ये मैं ओमेगा थोड़ा सा आगे कर देता हूं, ये ओमेगा थोड़ा सा यहां पे मिक्स ना हो जाए। ये मेरा ओमेगा वाला एक्सेस हो गया। एक्सएल कैसा होगा, तो एक्सएल तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो मेरा ये हो गया एक्सएल, कोई कंफ्यूजन नहीं, सही है। देखो ये जो मेरा आर है ऊपर नीचे छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी यहां ले लिया, कुछ भी हो सकता है तो मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, एट रेजोनेंस क्या होगा, हमें पता है क्या, एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल होता है, यानी ओमेगा नॉट वाली फ्रीक्वेंसी पे एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल होता है और जेड इक्वल्स टू आर हो जाता है, हमें इतना पता है। अब इसी ग्राफ में अब उसको देखो कैसे डालेंगे, जहां पे एक्सी और एक्सएल इक्वल हो गए, यहीं पे दोनों मीट किए ना, यानी ठीक इस पॉइंट पे मेरा ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है।
और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जहां पे होगी उसी पॉइंट पे मेरा जेड आर के बराबर होगा। तो देखो मैं इस पॉइंट को, यानी इस पॉइंट पे जेड आर के बराबर, तो कैसे बराबर होगा भाई मेरे? तो जेड को कुछ ऐसे बना देंगे, ये इसको ऐसे मिला दीजिए, बन गया। तो ये मेरा हो गया जेड, सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या? सबसे पहला एक्सी और एक्सएल इस पॉइंट पे बराबर, तो ये मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जेड जो होता है वो आर के इक्वल हो जाता है। तो इसी फ्रीक्वेंसी पे जो मेरा जेड का यानी जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरा आर के बराबर हो गया, तो हमें रेजोनेंस मिल गया। तो बहुत ही शानदार ये ग्राफ है, इसको आप अपने कॉपी में लिखिए और समझ के लिखिए, ठीक है। तो ये अपना था एक इंपॉर्टेंट ग्राफ। इसके पहले मैंने इन सबका अलग अलग ग्राफ्स आपको यहां बना के दिखाया था। बहुत आसान है जब आप इस चीज को एक सीक्वेंस में समझेंगे, ठीक है बेटा। अब इसको हटाते फटाफट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें इसको। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो अब है थोड़ा सा कि रेजोनेंस हम पढ़ते क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने सर इतना करवाया, आखिर इसका क्या यूज है, हमने इतनी मेहनत क्यों करनी है, रेजोनेंस में क्या होगा। तो कहा, देखो इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि रेजोनेंस में पावर की हमने बात थोड़ी सी कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट। पावर जो पी होता है आपको पता है, हमने प्रूव किया था, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई यानी पावर फैक्टर। पर यहां तो मेरा फाई 0 था, तो कॉस फाई मेरा यूनिटी 1 था, तो सीधा मेरा हो गया वी आई पावर। दिस इज योर मैक्सिमम पावर इन योर रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। और गौर से देखिए, तो यही आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट वाला जो रिलेशन था पावर का, वही आ गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि योर रेजोनेंट एलसीआर सर्किट बिहेव्स लाइक योर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। अपना पावर हो गया। तो अब है कि इसका यूज क्या है, हम रेजोनेंस को क्यों पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। तो वो है आपका यूजेस ऑफ रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। आप लिख लीजिए ऐसे। पहला जो यूज है वो है आपका रेडियो एंड टेलीविजन। क्या? तो उसमें स्टेशन जो हम चेंज करते हैं, जिसको हम ट्यूनिंग कहते हैं, ट्यूनिंग में इसका यूज होता है रेजोनेंट एलसीआर सर्किट का। मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि ये कैसे हमारा रेडियो स्टेशन जो हम सुनते हैं वो कैसे काम करता है, या जो हमारा टीवी है। देखो अब तो डिजिटल रेडियो और टीवी आ गए हैं, उसमें वो चीज हमें दिखता नहीं, होता तो अंदर वही चीज है, लेकिन वो डिजिटली होता है जिसको हम नहीं समझ सकते। जो हमारे पुराने वाले टीवी थे जिसमें हम ऐसे ऐसे कान अमेटते थे, हमारे जमाने में जब मैं आपकी एज का था तो मेरे घर में वही टीवी होता था, सिल्वानिया लक्ष्मण कंपनी थी उसका, उसको हम ऐसे उसकी कान अमेटते थे, 1 2 3 4 5 6, वो आता था वेस्टर्न कंपनी का, ओनिडा वगैरह का। तो वो टीवी या जो आपके नॉर्मल रेडियो होते हैं उसमें स्टेशन हम कैसे लगाते हैं उसको हम अभी समझेंगे रेजोनेंस से। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरे साथ इस चीज को समझिए कि होता क्या है। कहा, देखो रेडियो में एक तो तुम्हारा रेडियो स्टेशन होता है ब्रॉडकास्टिंग, जहां से रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है अपना। यहां पे मेरा जो होता है वो कह सकते हैं कि यहां से ऐसे 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 आप मेरा जो है मेरा वेव्स निकलता है। क्या है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, 92.7 एफएम, तो 93.5 एफएम, तो पता नहीं कौन कौन 95 पॉइंट कुछ भी ले लो 4 एफएम, इस टाइप से बहुत सारी स्टेशंस की सिग्नल्स वहां से निकलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रेडियो होता है उसमें ये तो उसका मीटर हो गया, सुई लगी होती है, यहां पे स्पीकर वगैरह, ये मेरा एंटीना हो गया। अब ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो एंटीना पे तो साथ साथ आती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आती होंगी, लेकिन हमें तो कोई एक स्टेशन को सुनना है एक टाइम में।
तो यहां पे जो इसका ट्यूनर लगा होता है, वो नॉब जिसको हम घुमाते हैं, जिससे स्टेशन चेंज होता है। एक्चुअली हम करते क्या है कि रेडियो के अंदर जो सर्किट होता है वो आपका LC और R सर्किट होता है। बेसिक चीजें तो और भी होती है कंपोनेंट्स, लेकिन बेसिक कंपोनेंट आपका LC और R होता है, जिसमें L और R इसके केस में, रेडियो के केस में बिल्कुल फिक्स होता है। उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। इसके अंदर जो नॉब हम घुमाते हैं एक्चुअली वो एक वेरिएबल कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है, जिसके प्लेट्स आपस में ऐसे ऐसे अरेंज हो सकते हैं। मतलब उनके प्लेट का जो सेपरेशन है या उनका जो इफेक्टिव प्लेट एरिया है वो कम ज्यादा होता है जब उसके नॉब को घुमाते हैं। उसके अंदर मैकेनिज्म ऐसा लगा होता है। तो आपको इतना तो पता होगा कि कैपेसिटर्स का जो प्लेट एरिया होता है, उसका जो इफेक्टिव एरिया होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा, एरिया कम तो कैपेसिटेंस कम। तो जब हम नॉब को घुमाते हैं तो वो प्लेट्स आपस में यूं प्लेट्स, एक्चुअली वो सेमी सर्कुलर डिस्क्स होती है, आधा कटा हुआ डिस्क होती है, सेमी सर्कुलर डिस्क, वो आपस में यूं होती हैं। तो उनका एरिया घटता बढ़ता रहता है, तो कैपेसिटेंस सर्किट का चेंज होता रहता है। तो सर्किट का कैपेसिटेंस जब चेंज होता है तो क्या है ना, जब C हमारा चेंज होता रहता है तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ C पे L और R तो फिक्स है ही, तो कोई खास फ्रीक्वेंसी वो क्रिएट करता है। तो मान लो हमने इसको इस तरह से घुमाया कि आपका जो C है वो चेंज हो करके कुछ ऐसे वैल्यू को क्रिएट किया जिससे कि मेरा फाइनल जो ओमेगा नॉट यानी 1/√LC, L तो अपना कांस्टेंट है, C की वैल्यू को हम ऊपर नीचे करके हम चाहे तो 92.7 क्रिएट कर लें। जैसे ही ये वैल्यू क्रिएट होगी रेडियो के अंदर, ये वाला स्टेशन या 92.7 का जो है जो करंट है वो, चूंकि ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो क्या होगा, एक बड़ा करंट तुम्हें मिलेगा इस फ्रीक्वेंसी पे। तो यू विल गेट अ लार्ज करंट एट दैट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ये जो आपका है। तो रेजोनेंस होगा तो बाकी सारे स्टेशंस तो दाएं बाएं इधर रह जाएंगे। आपका जो 92.7 है ये स्टेशन आपका ट्यून हो जाएगा, आपकी रेडियो में वो स्टेशन बजने लगेगा। आप उसको और घुमाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होके हो सकता है ये वैल्यू को अचीव कर ले, तो आपका ये स्टेशन जो भी है रेडियो मिर्ची पता नहीं कौन सा है ये बजेगा। इसको आपने और नॉब को घुमाया तो हो सकता है ये जो वैल्यू है अब की चेंज होके ये हो जाए तो आपका ये बजेगा। इस तरीके से हम रेडियो, और सेम टीवी में भी, पुराने टीवी जो हमारे जमाने का टीवी होता था उस टीवी में ऐसे ही हम स्टेशंस को चेंज करते थे। समझ में आई बात? तो ये था आपका यूज ऑफ रेजोनेंट LCR सर्किट। पहला था मेरा रेडियो एंड टेलीविजन की ट्यूनिंग। समझ में आ गया बच्चों? ये थ्योरी है, इसमें कोई भी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। आपको जैसा मैंने समझाया है इसी को आप छोटे से वर्ड्स में लिख देंगे, बस हो गया। और दूसरा जो यूज है वो भी मैं लगे हाथ बता ही देता हूं, वो मेरा है मेटल डिटेक्टर्स। सबने देखा है मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी जहां पे थोड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम बढ़िया होता है वहां पे मेटल डिटेक्टर्स आजकल यूज होता है, जिससे कि कोई इस टाइप के लोग वहां पे कोई आर्म्स लेकर के, चाकू या पिस्टल या गन लेके नहीं घुस जाएं। उनको रोकने के लिए क्या हम यूज करते हैं? दूसरा पॉइंट आपका हो गया, दूसरा यूज मेटल डिटेक्टर्स। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, रेडियो और टीवी वाले केस में जो सर्किट होता है रेजोनेंट सर्किट, इसको आप लिख लेना, रेजोनेंट LCR सर्किट इन इज नॉट इन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट क्यों? क्योंकि ये सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, जो स्टेशन सिग्नल आती है उसको एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। मैंने इसे लिखाया है कि मैंने देखा है बोर्ड में एक या दो बार उन्होंने चुपके से पूछ दिया
व्हाट इज एक्सेप्टर सर्किट। अब एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं है, सबसे दुख की बात है कि एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं है, इसके बाद भी उन्होंने पूछ दिया बोर्ड में। तो अब जिन बच्चों ने इस चीज को नहीं पढ़ा था, एनसीईआरटी में तो है नहीं, अब आपके रेफरेंस जो बुक्स हैं उसमें है, ये कहीं कहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ दिया व्हाट इज एक्सेप्टर सर्किट तो वहां पे आपका आंसर जो है रेजोनेंट एलसीआर सर्किट को ही एक्सेप्टर सर्किट, यानी रेडियो को जब हम ट्यून करते हैं तो क्या करता है, वो सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। सो दिस इज योर एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है, तो मैं था एक्चुअली यहां पे मेटल डिटेक्टर्स पे। तो ये कैसे काम करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबने देखा होगा मेटल डिटेक्टर्स। ये होता कैसा है, एक तो हाथ वाला होता है, तो हम उसको नहीं, जो आपका वो जो होता है जिसमें गेट बना होता है, ये यहां से हम लोग एंट्री करते हैं, ये गेट हो गई, और यहां पे वो इसके कुछ ये लगे होते हैं, कुछ यहाँ पे पैनल्स लगे होते हैं जिसमें हमें वो दिखता रहता है, पता नहीं क्या क्या है, काउंटर वगैरह, यहाँ पे डिटेक्टर्स। मेन आपका ये वॉल है और यहाँ के अंदर इसकी सारी मशीन्स होती है। हम इसके अंदर से जो है, हम इसमें जो है अंदर घुसते हैं, निकलते हैं। ये मोबाइल नहीं है, आपका मेटल डिटेक्टर है, वो गेट वाला। अब होता क्या है बच्चों, समझो, इसमें आपका एल और सी, आर तो होता ही है, एल और सी बेसिकली जब इसके अंदर कोई बंदा नहीं है तो ये सर्किट जो है बाय डिफॉल्ट रेजोनेंस में होता है, बाय डिफॉल्ट पहले से ही। रेडियो में हम घुमा के क्रिएट करते हैं, यहां पे ऑलरेडी सर्किट को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ये सर्किट रेजोनेंस में होता है, एल और सी अपने कॉम्बिनेशन में होते हैं। अब बाकी सारा कंपोनेंट तो इस वाले पोर्शन के अंदर सर्किट में होता है, और ये जो साइड में जो वॉल होती है, इस वॉल में आपका इंडक्टर्स लगा होता है, यानी इंडक्टर्स जो है वो यहां ना होकर के इस वॉल में पूरे में प्लेस किया जाता है, यहां से यहां तक बहुत सारे इंडक्टर्स लगे होते हैं जो कि सर्किट से जुड़े होते हैं, और बेसिकली सर्किट आपका रेजोनेंस में होता है। अब अगर आपकी जेब में मान लो कोई पिस्टल है या कोई लोहे का कोई कुछ भी है, अगर आपकी जेब में मान लो कि कोई बड़ा सा चाकू ही है, कुछ भी है, मेटल का होना चाहिए, तो इतना तो आपको पता होगा कि ये जो मेटल है ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी मेटेलिक सब्सटेंस है। और मेटेलिक सब्सटेंस जो होता है, जब भी किसी इंडक्टर के पास या उसके अंदर हम डालते हैं या उसके पास भी लाते हैं, तो उसका जो इंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है, इट मींस आपका जो सर्किट जो ऑलरेडी रेजोनेंट था, यानी रेजोनेंस में था, यानी बैलेंस था, आपने एल को अचानक से बढ़ा दिया, तो आपका एल बढ़ेगा तो आपका सर्किट का रेजोनेंस ब्रेक होगा, और सर्किट का रेजोनेंस ब्रेक होगा तो हमने इसके अंदर कुछ ऐसा डिजाइन कर रखे होते हैं कि जहां रेजोनेंस खत्म होता है वैसे ही आपका बजर जो है, पिप 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 बिप बिप, जो भी साउंड है, टी 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 टी, वो साउंड्स निकलना शुरू हो जाता है। तो जो गार्ड्स होते हैं समझ जाते हैं कि इस बंदे के पास कोई मेटल ऑब्जेक्ट है। अब देखो, वो मेटल ऑब्जेक्ट आपका बेल्ट का बकल भी हो सकता है, आपकी की रिंग भी हो सकती है, चाबी, तो मतलब मेटल्स को वो डिटेक्ट कर लेता है। तो वो गार्ड जो है वो आपको रोकता है, आपको चेक करता है, सब कुछ सही है तो जाने देता है, अदरवाइज वो फिर जो उनको इंस्ट्रक्शन है। तो यही आपका था मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है। तो इसका जो सर्किट है वो ऑलरेडी रेजोनेंस में होता है। बेसिकली जब इसके अंदर हम कोई नाइफ लेके या कोई मेटल का कुछ भी लेके घुसते हैं तो इस मेटल से इसका जो एल है वो एल मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। एल मेरा डिस्टर्ब यानी इंक्रीज हो जाता है, तो सर्किट मेरा डिस्टर्ब होता है, यानी रेजोनेंस मेरा जो है वो खत्म हो जाता है। और सर्किट को हमने डिजाइन ही ऐसा किया कि जैसे रेजोनेंस खत्म होगा, आपका जो बजर है वो बीप 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 आपका बजना शुरू हो जाता है, और अपना मेटल डिटेक्टर्स ऐसा ही काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका यूज। रेजोनेंस क्या है हमने समझा, उसका कंडीशन क्या है, मेन फॉर्मूला था ओमेगा नॉट क्या होता है 1/√LC। फिर हमने फाई देखा कि 0 होता है, जो जेड होता है मेरा वो आर के बराबर होता है। फिर हमने ग्राफ्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने उस ग्राफ को किया, और जाते जाते फिर हम ग्राफ से इसको खत्म करेंगे। एक्चुअली वो क्वेश्चन का पार्ट है, बोर्ड में आता रहता है, बच्चों से बहुत गलती होती है, इसलिए मैं उस ग्राफ को करवा करके अपनी इस क्लास को खत्म करूंगा। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूं। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए,
इसलिए मैंने सोचा है कि मैं न्यूमेरिकल्स इस पूरे चैप्टर का इंक्लूडिंग योर रेजोनेंस इन एलसीआर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, इकट्ठा या पार्ट वाइज। तो जस्ट वेट फॉर माय वीडियो रिगार्डिंग योर न्यूमेरिकल्स। अभी मैं वो जो बोर्ड का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिगर का क्वेश्चन है ग्राफ का, वो मैं करवा करके मैं क्लास को खत्म करूंगा आज की। तो आप उस ग्राफ को देखेंगे गौर से और अपने एग्जाम में आप उसको बहुत ही आसानी से करके आएंगे, है ना। तो ग्राफ क्या होता है? वो ग्राफ ऐसा होता है बच्चों कि हाँ, यहां पे उन्होंने एक तो ऐसे ले लिया, ठीक है, और दूसरा यहीं पे कुछ ऐसे ले लिया। बहुत इसमें प्रिसीजन नहीं दिख रहा होता है, बिल्कुल रफ ड्राइंग करनी है। ये आपका करंट और ये आपका ओमेगा। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक ही सर्किट का है तो इसका फ्रीक्वेंसी तो कॉमन ही होगा। अब कहां से ये दो ग्राफ कैसे कहां से आ गया? आपने तो एक ही कहा, तो दो इसलिए आया है कि हमने एक्चुअली इसमें दो डिफरेंट आर को यूज किया। एक R1 वाले केस में मेरा ग्राफ ब्लैक में आया था, और R2 जब हमने रेजिस्टेंस को लिया था, यानी देखो अपना L, C और R, तो L और C तो अपना फिक्स है। हमने इस R के दो बार, एक बार हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो ग्राफ ऐसा आया, हमने R2 लगा दिया तो ग्राफ ये वाला नीचे वाला आया। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, पता नहीं क्यों इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, और इतना आसान है। क्वेश्चन यही पूछता है कि आउट ऑफ R1 एंड R2 बच्चों ये बताओ कि दोनों में क्या रिलेशन है, कौन छोटा कौन बड़ा। अब बताओ कौन छोटा कौन बड़ा। बहुत बच्चे कंफ्यूज, यार इसको कैसे देखें, कौन छोटा कौन बड़ा। आसान है, मेरे साथ चलो देखो। ये मेरा करंट का है, सिंपल समझो, और ये मेरा ओमेगा का है। इसको एक मिनट के लिए अभी भूल भी सकते हो। मेन करंट को देखो। अब ये देखो करंट बड़ा किसमें है, तो R1 वाले केस में करंट बड़ा है। छोटा किसमें है, तो R2 वाले में है। अब आप अपने बिल्कुल बच्चों वाली क्लास वाला वो फॉर्मूला करो। करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है V/R। यानी रेजिस्टेंस अगर बड़ा होगा तो करंट छोटा होगा, और रेजिस्टेंस छोटा तो करंट बड़ा। तो देखो रेजिस्टेंस बड़ा तो करंट छोटा, तो करंट छोटा कौन सा, ये वाला करंट छोटा, यानी रेजिस्टेंस बड़ा। ये वाला करंट बड़ा, यानी ये रेजिस्टेंस छोटा, तो ये R1। अब ये बताओ, था ये मुश्किल? नहीं ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये कई बार आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो इसको देखेंगे आप। बहुत आसान है, पूरा AC ही आसान है, उसका एक पैटर्न है, आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। AC आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत स्कोरिंग है। आप इस टॉपिक से पहले जो वीडियोज हैं आप उसको रेफर करेंगे तो आपके पुरानी जो इसमें जो चीजें यूज हमने करी है वो सारा आपका क्लियर रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो बेस्ट ऑफ लक।